हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक टेम्पोनेट। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है ना वो रैपिडली राइज होने लगता है, जो पायरोकार्डियल सैक होती है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो कंप्रेस हो जाता है। यानी कि हार्ट पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो ईजिली जो है फुली स्ट्रेच आउट नहीं हो पाते हैं, मतलब उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर क्या करते हैं वो जो है ना स्ट्रेच हो ही नहीं पाते हैं। जितनी उनकी कैपेसिटी होती है स्ट्रेच होने की वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हार्ट पे जो है वो प्रेशर पड़ रहा है। अब इसके कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? एक्यूट एमआई हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, ट्रोमा अगर किसी को हुआ है, डायरेक्ट चेस्ट पे ट्रोमा गया है, वो उसने जाके हार्ट पे इफेक्ट किया है तो वो चीज़ हो सकती है। स्मोकिंग जो करते हैं वो हो सकता है। प्रीवियस सर्जरी हो सकती है कि किसी की अभी अभी प्रीवियस हार्ट सर्जरी हुई थी और उसका जो है अच्छे से उसको जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं प्रोवाइड की गई, तो वो एक केस हो सकता है। उसके बाद अगर कोई एंटीकोगुलेंट थेरेपी ले रहा है तो वो एक केस हो सकता है। देन पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, ये एक प्रायर इन्फेक्शन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है जो पेरिकार्डियल लेयर होती है उसका क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है, बार बार अगर रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहता है किसी भी बैक्टीरिया से, वायरस से या फंगल से, तो क्या होगा, वो एक केस हो सकता है। ट्यूमर किसी को है तो वो एक केस हो सकता है। उसके बाद अगर किसी का किडनी फेलियर हो गया है क्रोनिक, या फिर किसी को पल्मोनरी कंजेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, सारे कोजेज हो सकते हैं कार्डियक टेम्पोनेट के। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर वॉल्यूम जो होता है फ्लूइड एक्यूमुलेशन अगर वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लंग कैंसर है एंड स्टेज पे, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। किडनी फेलियर, इंजरी हो गई हार्ट को, हार्ट अटैक आ गया है, या फिर डर्मोटाइटिस है, ठीक है। उसके बाद अगर सिस्टमिक लैपस एरिथमेटोस है, तो ये सारे क्या है, ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ रेडिएशन थेरेपी, हाइपोथायराइडिज्म, ल्यूकीमिया, हार्ट फेलियर, ये सारे क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं। इन सब की जिनको अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो वो ईजिली उनको जो है कार्डियक टेम्पोनेट होने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? नॉर्मली जो है जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है नॉर्मल अमाउंट होती है उसकी 5 to 15 ml। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा उसकी जो है अमाउंट हो जाएगी वहाँ पे तो क्या होएगा, वहाँ पे उसका फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो हार्ट को कंप्रेस कर देगा और हमें कार्डियक टेम्पोनेट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, अकर ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इन पेरिकार्डियम। ठीक है, फ्लूइड ज़्यादा होएगा तो वो हार्ट को कंप्रेस कर देगा, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनको कंप्रेस कर देगा। चैम्बर्स अगर कंप्रेस हो रहे हैं, अगर अगर आप किसी चीज़ को ऐसे कंप्रेस कर रहे हो तो क्या होएगा, वो फुली फिल नहीं हो पाएंगे, उनमें जितना ब्लड जाना चाहिए उतना ब्लड उनमें नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट हो गई। क्योंकि देखो, अगर हार्ट ही अच्छे से नहीं फील हो पा रहा है, उसी में ही एक जो अमाउंट ऑफ ब्लड जितना आना चाहिए प्रॉपर वो नहीं आ पा रहा है, तो वो बॉडी को आगे उतना ब्लड कैसे सप्लाई करेगा जितनी बॉडी की डिमांड है। तो हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो अफेक्ट हो जाएगी, उसकी वजह से हमें एडिमा और हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आती हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे मेन जो है हमें देखने को मिलता है बैकस्ट्रेड। बैकस्ट्राइड में क्या होता है, तीन जो है हमें जो है मेन साइन और सिम्टम हम कह सकते हैं हमें देखने को मिलते हैं। एक तो जो हमारी जुगुलर वेन है उसका डिस्टेंशन हो जाता है, सेकेंडली मफल्ड हर्ट साउंड आती है, और थर्ड हमें हाइपोटेंशन, और वो भी क्रोनिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें क्या होता है, टैकीपीनिया, टैकीकार्डिया, डिज्निया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इसको हम क्या कहते हैं, ओलिगोयूरिया भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कन्फ्यूजन, साइनोसिस, एंजाइटी, कफ और इंक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है हमें देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें पेशेंट की क्या है, हम हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। बैकस्ट्राइड जो था अभी हमने पढ़ा कि जुगुलर वेन डिस्टेंशन तो नहीं है, क्रोनिक हाइपोटेंशन तो नहीं है, उसके साथ साथ मफल्ड हार्ट साउंड तो नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। ये जो है इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस भी है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, ईसीजी, ईईजी, सीटी स्कैन, सीबीसी, या फिर जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन है वो करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक कैथेटर जो है वो डालते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, और वो कैथेटर में जो है सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो हमें क्या बताते हैं कि पेशेंट की जो आर्टरीज है उसमें कितना ज़्यादा फ्लो का जो अमाउंट है, उसका कितना ज़्यादा प्रेशर है, वो हमें ये मेज़र करके बता देता है। ठीक है, इसके के साथ साथ हम प्रोडोक्सियल पल्स देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट इंस्पायर करता है तो पल्स हमें फील होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लो और एब्सेंट जैसी होगी, मतलब या तो वो पल्स बहुत ज़्यादा लो होगी
और या फिर एब्सेंट होएगी, ठीक है। और जब पेशेंट एक्सपायर करेगा तो हमें नॉर्मल पल्स जो है वो फील होगी और हार्ट बीट भी जो है हमें फील या हियर क्या है, नॉर्मल ही होगी। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई जो है प्रोवाइड करा सकते हैं, इसी के साथ साथ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं वो दे सकते हैं। सर्जिकल अगर हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की तो हम पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर सकते हैं, यानी कि जो भी वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, नीडल डाल के उसको बाहर एस्पिरेट कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, पेरिकार्डियोटोमी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से हमें पल्मोनरी एडिमा देखने को मिल सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिल सकता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स या फिर डेथ भी जो है हो सकती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी जो है हमें देखने को मिल सकती है।